वो एक अस्पताल में नर्स थी। उसी अस्पताल में एक वार्ड बॉय उसके साथ बलात्कार करता है। सिर्फ बलात्कार ही होता तो वो झेल जाती, लेकिन उस दरिंदे ने उसके साथ जो वहशीपन किया, उसने उसे एक जिंदा लाश बना दिया। इस हादसे के दौरान वो जीते जी मर चुकी थी और हादसे के बाद से वो मर मर कर जी रही थी। 42 साल कोमा में रहते हुए एक पलंग पर उम्र के 4 दशक काटने के बाद आखिरकार मौत ने उसको इस दर्दनाक जिंदगी के चंगुल से छुड़ा लिया। कैसे एक लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, जिसका आने वाला कल सुनहरा था, उसकी जिंदगी में आता है एक काला दिन, या यूं कहें एक घंटा, वो एक घंटा जो उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देता है। क्राइम कैप के आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे अरुणा शानबाग नाम की एक नर्स की कहानी। यकीनन मेरा दावा है कि आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें भीग जाएंगी, आप अपनी सिसकियों को रोक नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात है साल 1973 की, जब अरुणा शानबाग नाम की एक 25 साल की लड़की मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल यानी KEM हॉस्पिटल में ट्रेनी नर्स के तौर पर काम करती थी। अरुणा अपने काम में परफेक्ट थी और अस्पताल में उसके काम से ही उसकी पहचान थी। दरअसल KEM अस्पताल की डॉग रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते हुए अरुणा को यह जानकारी मिली कि सोहनलाल नाम का एक वार्ड बॉय कुत्तों के लिए लाए जाने वाले मटन की चोरी करता है। इस बात को लेकर अरुणा और सोहनलाल की कहासुनी हो गई। अरुणा ने अस्पताल प्रशासन से इसकी शिकायत की। ये बात सोहनलाल को चुभ गई और वो अब अरुणा से इस बात का बदला लेना चाहता था और उसको सबक सिखाना चाहता था। इसके बाद आती है तारीख 27 नवंबर 1973। इस दिन भी अरुणा रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी और वो अब अपने घर के लिए निकलने ही वाली थी। घर जाने से पहले अरुणा अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए एक कमरे में जाती है, लेकिन उसी कमरे में अस्पताल का ही एक वार्ड बॉय सोहनलाल अपने खतरनाक मंसूबे लेकर छिपा बैठा था। जैसे ही अरुणा अपने कपड़े बदल रही होती है, सोहनलाल अरुणा पर टूट पड़ता है। वह अरुणा के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। अब अरुणा खुद को मुश्किल में देख चिल्लाती है कि शायद कोई उसकी आवाज सुनकर उसको बचा ले, लेकिन उस दिन किस्मत अरुणा का साथ नहीं दे रही थी। अब अरुणा की आवाज दबाने के लिए सोहनलाल कुत्ते को बांधने वाली चेन से अरुणा का गला कस देता है। अरुणा की आवाज दब जाती है। उसकी आवाज को दबाने के बाद सोहनलाल के अंदर का शैतान जाग जाता है और वह अरुणा के साथ बलात्कार करता है। जितनी देर तक सोहनलाल अपनी हवस का शिकार अरुणा को बनाता है, अरुणा का गला उसी चेन से कसकर बंधा होता है। इससे उसके दिमाग तक ऑक्सीजन जो खून के साथ पहुंचती है वो नहीं जा पाती। अब अरुणा बदहवास हो जाती है और सोहनलाल नाम का ये दरिंदा उसको नोचता रहता है। अरुणा के साथ गलत काम करने के बाद सोहनलाल अरुणा को मरा हुआ समझकर फरार हो जाता है। दरअसल अरुणा उस वक्त मरी नहीं थी, वो महज बेहोश थी, क्योंकि उसके दिमाग तक ऑक्सीजन जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचती है वो नहीं पहुंच पा रही थी। इस हादसे ने अरुणा की जिंदगी तबाह कर दी। अरुणा को ऐसा सदमा लगा जिससे वो जीते जी कभी उबर ही नहीं सकी। अब इस हादसे के काफी वक्त बीत जाने के बाद अस्पताल का कोई कर्मचारी अरुणा को बदहवास हालत में देखता है और किसी तरह अरुणा की जान बचाने में डॉक्टर जुट जाते हैं। इसी के साथ आरोपी सोहनलाल भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। सोहन के खिलाफ मजबूत केस अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ अदालत में ये बात साबित ही नहीं हो पाती कि उस रात सोहनलाल ने अरुणा के साथ बलात्कार किया था। दरअसल वार्ड बॉय सोहनलाल ने वेजाइनल नहीं बल्कि एनल रेप किया था, यानी
अप्राकृतिक संबंध उसने अरुणा के साथ बनाए थे। इस हादसे के बाद अगले दिन अरुणा का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इस दौरान फिंगर टेस्ट किया जाता है, जिसमें वर्जिनिटी चेक करने के लिए वजाइना में फिंगर्स डाली जाती हैं और इस टेस्ट में अरुणा को वर्जिन पाया जाता है, यानी उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था, ऐसा ये टेस्ट रिपोर्ट कहती है। अरुणा की एंगेजमेंट हॉस्पिटल में ही काम करने वाले एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई थी। तब डीन ने शर्मिंदगी से बचाने के लिए एनल रेप के बारे में रिपोर्ट ही नहीं किया, यानी ये बात छुपा ली गई कि अरुणा के साथ यौन संबंध तो सोहनलाल ने बनाए थे, लेकिन वो अप्राकृतिक यौन संबंध थे। अरुणा के मंगेतर ने भी शिकायतकर्ता बनने से इनकार कर दिया और वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। कोई भी जब शिकायत करने को तैयार नहीं था, ऐसे में एक सब इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करवा दी। इसी वजह से सोहनलाल को हत्या की कोशिश और अरुणा के कानों की बालियां छीनने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। सोहनलाल के खिलाफ आए फैसले में कहा गया था आरोपी वहां रेप के इरादे से गया था, मगर विक्टिम के पीरियड्स चल रहे थे, इसलिए ये बलात्कार का मामला नहीं है। अब साल 1973 में अरुणा के साथ ये वारदात होती है। 7 साल की सजा काटने के बाद साल 1980 में सोहनलाल को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन यहां अरुणा को इस हादसे ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया था जहां वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। वो गहरे सदमे की वजह से कोमा में जा चुकी थी और अब एक जिंदा लाश बनकर अस्पताल के पलंग पर ही लेटी रहती थी। और इसी हालत में अरुणा ने अपनी जिंदगी के 1, 2, 3, 4, 5, 10 नहीं, पूरे 42 साल काटे। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ का कहना है कि पिछले 42 सालों में अरुणा का कोई भी रिश्तेदार ना तो उससे मिलने आया, न किसी ने उसकी कोई खबर ही ली। अस्पताल की ही दूसरी नर्सेस और स्टाफ इस पूरे 42 साल के सफर के दौरान अरुणा का ख्याल रखता था। अस्पताल स्टाफ के लोग अरुणा को दिल से चाहते थे। वो उसको नहलाते थे, खाना खिलाते थे। अरुणा को मिठाई बेहद पसंद थी, उसको उसकी पसंद की मिठाइयां ला कर देते थे और अस्पताल की बाकी नर्सेज और स्टाफ जो है वो अरुणा से बेहद प्यार करता था, उससे बेहद लगाव रखता था। एक बार की बात है जब अरुणा को अस्पताल से छुट्टी देने को लेकर फैसला ले लिया गया। ये कहा गया कि अरुणा ने एक पलंग पर कब्जा किया हुआ है, जिस वजह से दूसरे मरीज को पलंग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बात की खबर लगते ही अस्पताल की नर्सेस हड़ताल पर चली जाती हैं और आखिरकार अस्पताल प्रबंधन को झुकना पड़ता है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट उनकी मांगे मानता है और अरुणा वहीं और उसी पलंग पर रहती है जहां वो थी। अरुणा साल 1973 से इसी तरह जी रही थी। वक्त बीतता है, साल दर साल निकलते जाते हैं। 38 साल बाद आता है साल 2011, जब यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु के लिए सबसे पहले साल 2011 में नर्स अरुणा शानबाग के लिए उनकी दोस्त पिंकी बिरमानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अरुणा शानबाग का मामला ही वो केस था जिसके बाद भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर बहस छिड़ गई थी। 2011 में जब ये केस सामने आया था तो इसने सबको हिला कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु है क्या। दरअसल जब कोई मरीज बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजर रहा होता है या उसे कोई ऐसी बीमारी होती है जो ठीक ही नहीं हो सकती और जिसमें हर दिन मरीज मौत जैसी स्थिति से गुजरता है, तो उन मामलों में कुछ देशों में इच्छा मृत्यु दी जाती है। बेल्जियम, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग वो देश हैं जहां यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत है। यूएसए यानी अमेरिका के सिर्फ 5 राज्यों में ही इसकी इजाजत है। हमारे देश भारत में यह मुद्दा विवादित है। धार्मिक वजहों से लोग ये मानते हैं कि किसी को इच्छा मृत्यु की इजाजत देना ईश्वर के खिलाफ जाने के बराबर है। मरीज के परिवार के लोग भी इसे लेकर सहज नहीं होते। यह उम्मीद भी रहती है कि मरीज किसी दिन अपनी बीमारी से बाहर आ जाएगा और वो बीमारी से अपनी जंग जीत लेगा। इस कारण भी भारत में ये मुद्दा
विवाद का कारण है। 2011 में अरुणा की इच्छा मृत्यु के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, तब उस वक्त अरुणा निमोनिया से पीड़ित थी। उसे लकवा मार गया था, साथ ही उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। 24 जनवरी 2011 को घटना के 27 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा की दोस्त पिंकी बिरमानी की ओर से यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अरुणा की इच्छा मृत्यु की अर्जी मंजूर करते हुए मेडिकल पैनल गठित करने का आदेश दिया था। हालांकि 7 मार्च 2013 को कोर्ट ने अपने इस फैसले को बदल दिया और इसी के साथ अरुणा को इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया की इजाजत नहीं दी जा सकी और दर्द के साथ अरुणा को पूरे 42 साल उसी पलंग पर काटने पड़े और आखिरकार 18 मई 2015 को अरुणा उसी अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई और 68 साल की उम्र में अरुणा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ गाइडलाइंस के साथ इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने यह फैसला सुनाया। गाइडलाइंस में इच्छा मृत्यु की शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बीमारी से पीड़ित शख्स के लिविंग विल को मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस उस वक्त के दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि हर शख्स को सम्मान से मरने का अधिकार है। काश अरुणा के जिंदा रहते ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया होता तो अरुणा का दर्द कुछ कम किया जा सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका, क्योंकि जब अरुणा की इच्छा मृत्यु की याचिका लगाई गई थी तब कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। उस वक्त याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की नर्सों और स्टाफ की प्रशंसा की थी, उनकी तारीफ की थी, जिन्होंने कई साल अरुणा की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अरुणा का इतना ध्यान रखा कि अरुणा को इतने सालों तक बिस्तर पर लेटे रहने के बावजूद भी एक भी घाव नहीं हुआ था। अब बात उस सोहनलाल की जिसने अरुणा के साथ साल 1973 में ये दरिंदगी की थी। जब सुप्रीम कोर्ट में अरुणा की इच्छा मृत्यु के लिए याचिका लगी तब पूरे देश का ध्यान अरुणा शानबाग मामले पर गया। उस वक्त से ही मीडिया और बाकी लोग सोहनलाल को खोज रहे थे कि आखिर 1980 में रिहा होने के बाद से वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं है। तब यह अफवाह भी थी कि सोहनलाल की एड्स की बीमारी के चलते मौत हो गई है, लेकिन यह खबर झूठी थी। अरुणा का मामला सामने आने के बाद सोहनलाल की खोज लोग कर रहे थे और उसकी खोज जारी थी और जल्द ही ये पता चलता है कि वो दिल्ली के पास ही उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पारपा गांव में रहता है, जहां वो मजदूरी कर अपना पेट पाल रहा था। जब एक पत्रकार सोहनलाल से मिलकर उससे अरुणा के मामले पर बात करता है तो सोहनलाल कहता है कि बीते 42 साल से जिंदगी उसके लिए अभिशाप बन गई है। अपने कुकर्म को याद करते हुए वो कहता है कि उसने मांस खाना छोड़ दिया है, बीड़ी शराब पीने जैसी बुरी आदतें भी छोड़ दी हैं और सजा मिलने के पहले वो बताता है कि उसकी एक बेटी थी, जब वो जेल में था तब उसकी मौत हो गई। वो कहता है कि मेरी बेटी की मौत इसलिए हुई क्योंकि मैंने पाप किया था। अरुणा शानबाग का जिक्र छेड़ते ही वो कहता है कि अब क्या है, कहानी खत्म हुई, अब क्या पूछेंगे आप। मैं तो बस अपना बचा हुआ वक्त काट रहा हूँ, मजदूरी करता हूँ और किसी तरह अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये थी अरुणा शानबाग की दर्द भरी दास्तान। यकीनन ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, आपकी आंखें भी भीगी हुई होंगी। जी हाँ, जो भी ये कहानी सुनता है उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि ईश्वर किसी के साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक तो उसके साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ और उसके बाद उसको मौत के लिए भी 42 साल तक रोज रोज मरकर तरसना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्राइम कैप की आज की हमारी ये स्टोरी? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री सोसाइटी, और उसमें हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें अपना चैनल क्राइम कैप सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दे सकते हैं। आगे किसी और घटना की दास्तान के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।